हेलो बच्चों, मैं सतीश कुमार गुप्ता बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने YouTube चैनल दीक्षा ऑनलाइन में। ठीक है, तो बच्चों आज जो है मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 या यूनिट नंबर 1 कह लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में NCERT में 2 चैप्टर्स दिए हुए हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1। तो आगे देखिए, तो ये हमारा क्लास 12th का पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और NCERT में इसके 2 चैप्टर्स दिए हुए हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। पहला चैप्टर का हमारा नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, यानी कि पहला जो चैप्टर है हमारा चार्ज के बारे में है और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में है। तो आज हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तक हम लोग जाएंगे। तो प्यारो बच्चों तैयार हो जाइए, क्लास शुरू करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते किसको है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब हुआ चार्ज एट रेस्ट, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये किसका स्टडी है? तो स्टडी है चार्ज का, बट कौन से कंडीशन में? रेस्ट कंडीशन में। दैट इज स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, यानी कि जब चार्ज रेस्ट में होता है, रुका हुआ होता है, तो उसके स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और ऐसे अगर ध्यान से समझा जाए बातों को, तो पूरा क्लास 12th का जो NCERT वॉल्यूम 1 है उसको हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते किसको हैं? मुद्दा ये भी है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का अर्थ होता है स्टडी ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज के कंप्लीट स्टडी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहा जाता है। अब उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो पहला पार्ट कटा, यानी कि किसी भी जब भी हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स में 2 केसेस लेते हैं, जब वो रुका हुआ हो, जब वो मोशन में हो। यानी कि जब चार्ज रेस्ट में होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो सबसे पहला जो बात हुआ वो बात हम लोग किस पे करेंगे? चार्ज पे। तो हम लोग इसको समझ सकते हैं, छोटा सा डिस्कशन हम लोग करेंगे, छोटा सा चर्चा करेंगे। हम लोग किस पे चर्चा करेंगे? चार्ज के ऊपर। तो फटाफट चीजों को समझिए। सबसे पहला मुद्दा आया कि चार्ज होता क्या है। ठीक है, तो हम लोग पहला पॉइंट क्या बनाएंगे? पहला पॉइंट बनाएंगे चार्ज, यानी व्हाट इज चार्ज। चार्ज क्या है? ठीक है, तो चार्ज को बोला जाता है कि चार्ज इज द बेसिक फंडामेंटल और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला कि चार्ज क्या है बच्चों? तो चार्ज है बेसिक प्रॉपर्टी कह लीजिए, या फंडामेंटल प्रॉपर्टी कह लीजिए, या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहिए। मतलब कि चार्ज कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। चार्ज क्या होता है? तो चार्ज किसी भी वस्तु का एक प्रॉपर्टी है, और उस प्रॉपर्टी में भी कैसा प्रॉपर्टी है? तो प्रॉपर्टी है ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, मतलब इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। ठीक, अब इस प्रॉपर्टी के कारण होता क्या है? तो चार्ज इज द बेसिक फंडामेंटल और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच दे अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। यानी कि इस प्रॉपर्टी के कारण क्या होते हैं? तो चार्ज एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करते हैं या तो रिपेल करते हैं। समझे बातों को? ठीक है, अच्छा, तो चार्ज के कारण से ही 2 चीजों का जन्म होता है। ठीक है, तो चार्ज कॉजेज इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज कॉजेज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि चार्ज क्या क्या, चार्ज से क्या क्या होता है? तो चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। तो ये हुआ हमारा चार्ज का डेफिनेशन। अगर आप चाहें तो मैं बोल दे रहा हूं, आप कॉपी किताब लेके बैठे हैं, कॉपी कलम लेके बैठे हैं, तो आप लिख सकते हैं
कि चार्ज इज द बेसिक फंडामेंटल और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच दे कैन अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। ओके, चार्ज कॉजेज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब देखिए कुछ और छोटा छोटा बात कि भाई चार्ज का यूनिट क्या होगा, तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। तो चार्ज का एसआई यूनिट जो होता है हम लोग लिखेंगे सी, पढ़ेंगे कूलम। क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे, और पढ़ा क्या जाता है इसको? कूलम पढ़ा जाता है। ठीक है, यानी कि चार्ज को किस में नापते हैं, किस में मेजर करते हैं? कूलम में करते हैं। ओके, फिर आता है डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा भाई इसका? तो इसका चार्ज का जो है, चार्ज को हम लोग डिनोट किससे करेंगे? क्यू से, या तो छोटा क्यू या कैपिटल क्यू, छोटा बड़ा दोनों में से क्यू कोई भी लिख सकते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है चार्ज का, उसको लिखा जाता है एटी या फिर आईटी। समझे बातों को? ठीक है, अब थोड़ा सा और देखिए, आगे बढ़ाते हैं इसको। तो चार्ज का हम लोग ने यूनिट देख लिया, चार्ज का हमने डायमेंशनल फॉर्मूला देख लिया। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ चार्जेस का। तो टाइप्स ऑफ चार्जेस देखा जाए कि चार्ज कितने प्रकार के होते हैं भाई? तो चार्ज होता है दो प्रकार का, पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या होता है? निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, तीसरा कोई अपवाद, कोई वैरायटी नहीं है। ठीक है, दो ही प्रकार के चार्ज होते हैं, न्यूट्रल कोई चार्ज का प्रकार नहीं होता है। न्यूट्रल मीन्स जीरो चार्ज। ओके, तो चार्ज दो प्रकार के, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। ठीक है, अब आगे देखिए, चार्ज हो गए दो प्रकार के। अब मैंने बोला था कि चार्ज क्या है? तो चार्ज जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का फंडामेंटल या बेसिक प्रॉपर्टी होता है, और उस प्रॉपर्टी के कारण क्या होता है कि इनमें अट्रैक्शन और रिपल्सन होते हैं। ओके, अट्रैक्शन रिपल्सन होता है। तो अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या है? तो अट्रैक्शन और रिपल्सन एक प्रकार का फोर्स है। क्या है? फोर्स है। अब चार्जेज के बीच लगने वाले फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? तो चार्जेज के बीच लगने वाला फोर्स कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम फोर्स। क्या बोलते हैं? चार्जेज के बीच लगने वाले फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर कूलम फोर्स कहते हैं। अभी देखिए, अब अगर प्लस प्लस चार्ज हो या माइनस माइनस चार्ज हो, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच और निगेटिव निगेटिव के बीच, तो इनके बीच क्या होगा? अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा। तो भाई इनके बीच होगा रिपल्सन। क्या होगा? रिपल्सन। समझे? और अगर ये प्लस हो, एक माइनस हो, तो इनके बीच क्या होगा भाई? तो इनके बीच होता है अट्रैक्शन। क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। रिपल्सन मतलब अगर ये दोनों पास आ रहे हैं, मतलब दो चार्ज में, यहाँ पे इस हाथ में प्लस है, इसमें भी प्लस है, दोनों अगर यहाँ पे हैं तो ये दोनों दूर भागेंगे। दोनों में क्या होगा? दुश्मनी है, दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, साथ नहीं रह सकते हैं, दोनों दूर भागेंगे। और इस हाथ में मान ले लेफ्ट हैंड में पॉजिटिव है, राइट हैंड में क्या है? नेगेटिव है, ऐसा मान ले। तो क्या होगा इन दोनों में? तो ये दोनों पास आएंगे, मिलना चाहते हैं, यानी इनमें क्या है? प्यार है। तो इनमें क्या होता है? तो इनमें होगा दुश्मनी, और इसमें क्या होगा? तो इनमें प्यार होगा। तो प्लस प्लस और माइनस माइनस, या आप इसको एक लाइन में ऐसे लिख सकते हो कि लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। यानी कि एक जैसा, एक समान आवेश जो होता है, एक समान चार्ज जो होता है, उनमें प्रतिकर्षण होता है, रिपल्सन होता है। और अपोजिट चार्ज हो जाए, एक प्लस हो जाए, दूसरा क्या हो जाए? निगेटिव हो जाए, प्लस में माइनस में रहे, तो उनमें क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, दोनों पास आना चाहते हैं। ठीक है, तो ये बात रहा। ठीक, अब इसको हम लोग अब आगे बढ़ते हैं।
एक और चीज समझिए, अब हम लोग बात करेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग पे। भाई ऑब्जेक्ट्स को चार्ज कैसे किया जाता है, मेथड ऑफ चार्जिंग, ठीक है, यानी कि वस्तुओं को चार्ज करने का तरीका। एक सिंपल सी बात समझते हैं हम लोग, एक पॉइंट बनाओ इसमें। एक होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, या रबिंग, चार्जिंग बाय रबिंग। इस चीजों को पहले समझ लीजिए। ऐसा समझिए कि दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों शुरू में क्या है, न्यूट्रल है, और हमको चार्ज करना है। तो जब दो वस्तुओं को आपस में रब कर किया जाता है, जैसे मैं अभी कर रहा हूं, ये दोनों हाथ है, इसको आपस में क्या कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं, रब कर रहे हैं, तो धीरे धीरे देखिएगा कि हाथ गर्म हो जाता है। यानी कि इन दोनों में मैंने क्या कराया, फ्रिक्शन कराया। फ्रिक्शन करने से क्या हुआ कि एक पर का इलेक्ट्रॉन उठ के दूसरे पे चला गया, ठीक है। पता नहीं कि लेफ्ट हैंड से राइट पे गया है या राइट हैंड से लेफ्ट पे आया है, लेकिन ऐसे करने से क्या होते हैं कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे पे ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो क्या कहलाएगा, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसको हम लोग बोलते हैं निगेटिवली चार्ज, वो माइनस में हो जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड। यानी इलेक्ट्रॉन के एक्सेसनेस से कौन सा चार्ज डेवलप होता है, निगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन के कमी से, डिफिशियंसी से कौन सा चार्ज क्रिएट होता है, पॉजिटिव चार्ज। ये ध्यान में रखेंगे। यानी कि जब दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब किया जाता है या फ्रिक्शन कराया जाता है, तो वहां पे हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, या फिर कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ओके। या आप इसको समझिए कि जब आप बाल में कंघी करते हैं तो कंघी और बाल में क्या होता है, कंघी और बाल में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, जिसके चलते बाल और कंघी दोनों चार्ज होते हैं, ठीक। ये सब समझने वाला चीज है। अब देखिए दूसरा होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये क्या है भाई, हमको एक 12th में चैप्टर भी पढ़ना है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या नाम है उसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जब आएगा तब देखेंगे, ठीक है। पहले हम लोग इसको देखते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन को, ठीक है भाई। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में देख क्या है कि मान लो कि ए कोई ऑब्जेक्ट है ए, और कोई एक दूसरा ऑब्जेक्ट कहीं दूर रखा हुआ है बी, क्या रखा हुआ है, बी, और ए को किसी भी मेथड से, सपोज दैट चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के मेथड से ही ए पहले से चार्ज है, पहले से क्या है बच्चों, चार्ज है, और माना कि ए पहले से ही पॉजिटिवली चार्ज था और बी न्यूट्रल है, यानी बी पे टोटल चार्ज क्या है, 0 है, बी चार्ज नहीं है, बी न्यूट्रल है। लेकिन हम बी को चार्ज करना चाहते हैं, तो पहला स्टेप में क्या करेंगे कि इन दोनों को पास में लाएंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, पास में लाएंगे। मैं थोड़ा इसको छोटा करके ऊपर कर रहा हूं, ठीक है। तो इन दोनों को पहले हम पास में लाएं और इनको टच नहीं कराना है, पास में लाना है बट टच नहीं कराना है, ठीक है, अलग अलग रखना है। तो ए कैसा चार्ज है भाई, तो ए हमारा पॉजिटिवली चार्ज था, ए हमारा कैसा चार्ज था, पॉजिटिवली चार्ज था। अब बी इसके पास में आया है, ध्यान दीजिएगा, बी क्या है, ए के पास में आया है, क्लोज किए हैं। तो इसके पास आने से, यानी बी पहले से कैसा था भाई, तो बी हमारा पहले से बच्चों न्यूट्रल था। न्यूट्रल मतलब कि 0 चार्ज था। अब 0 चार्ज का अर्थ क्या होता है, तो 0 चार्ज का मतलब है कि जितने इसमें प्लस वाले चार्ज हैं उतना ही उसमें माइनस वाले चार्ज हैं, दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं तो हो जाएगा 0 चार्ज। तो B का जो निगेटिव चार्ज होगा
इस प्लस वाले के तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ बी का जो पॉजिटिव चार्ज है वो दूसरे तरफ चला जाएगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्सन। और इस सिचुएशन को कहते हैं पोलराइजेशन। मामला यहां पे क्या हो गया, पोलराइज हो गया। ठीक है, पोलराइजेशन हुआ। अब क्या करते हैं कि मान लो कि हम बी को निगेटिवली चार्ज करना चाहते हैं। बी को कैसा चार्ज पार्टिकल बनाना चाह रहे हैं, निगेटिवली चार्ज्ड। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक पॉजिटिव वाले एंड पे अर्थिंग लगा देंगे। क्या लगा देंगे, अर्थिंग। मतलब अगला स्टेप में क्या होने वाला है, ए हमारा पॉजिटिवली चार्ज है, बी इसके जस्ट बगल में है। ठीक है, तो बी का सिचुएशन क्या हो गया है, इधर में निगेटिव आ गया है, इधर में पॉजिटिव आ गया है। ये हमारा बी था। अब हम यहां पे क्या लगा देंगे, अर्थिंग कर दी है। ठीक है, ए अर्थेड हो गया। कौन सा एंड हुआ है, पॉजिटिव एंड अर्थेड हुआ है। ओके, तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि अब हम लोग साइमल्टेनियसली ए को और अर्थिंग को दोनों को काट देंगे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि ए को और इस अर्थिंग को एक साथ रिमूव कर देंगे। साइमल्टेनियसली हमको रिमूव करना है। तो बचेगा क्या मेरे पास, सिर्फ बी बचेगा। क्या बचेगा, बी बचेगा। तो अर्थिंग करने से इधर इस एंड का जो पॉजिटिव चार्ज है वो सब के सब कहां पहुंच गया, ग्राउंड में। कहां पहुंचा, ग्राउंड में पहुंचा। तो बचा क्या, तो बचा मेरे पास निगेटिव। तो ये निगेटिव पूरे बी पे इवेनली स्प्रेड हो जाएगा। तो इस प्रकार से बी हमारा कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज। ये थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट था, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो फाइनली बी क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट बन गया। तो यहां पे क्या हुआ कि मैंने बी के साथ वैसा कोई फ्रिक्शन त्रिक्शन या कुछ भी काम नहीं किया। ठीक है, फिर भी बी क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो इस मेथड को हम लोग कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। यानी कि ए जो था, ए ऑलरेडी चार्ज था, बी पास में आया और बी में चार्ज क्या हो गए, इंड्यूस हो गए। चार्ज इंड्यूस हो गए, अपने आप चार्ज बन गया। तो इसको कहा जाता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, तो अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बनाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज। चार्ज का भी कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ठीक है, चार्ज का भी कुछ फंडामेंटल क्या है, प्रॉपर्टी है। तो क्या प्रॉपर्टी है भाई, तो देखिए तीन प्रकार के महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी होते हैं। पहला में एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, सेकेंड वन इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड थर्ड वन इज कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज। ओके, तो फर्स्ट नंबर एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ए क्या होता है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो सिंपल सा बात है इसका कि द टोटल चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज द सिंपल अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेज प्रेजेंट ऑन इट। ध्यान दीजिएगा, किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी ऑब्जेक्ट का हम क्या करना चाह रहे हैं, टोटल चार्ज निकालना चाह रहे हैं। तो जो टोटल चार्ज होता है किसी ऑब्जेक्ट पे, वो क्या होता है, तो उस ऑब्जेक्ट पे जितने भी इंडिविजुअल चार्जेज प्रेजेंट हैं उन सारे चार्जेज का सिंपल अलजेब्रिक सम, या यूं कहे तो अलजेब्रिक सम क्या कहलाता है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ओके, तो अगर मान लेते हैं कि हमारे पास इस प्रकार का कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट पे क्या है कि इस प्रकार से अलग अलग चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, Q1, Q2, Q3। ठीक है, और
इस प्रकार से होंगे। लास्ट में लिख दे रहा हूं एक Qn। तो इस ऑब्जेक्ट पे टोटल चार्ज क्या होगा? तो मैंने क्या बोला, एडिटिव प्रॉपर्टी में मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं कि ये क्या होता है, तो अलजेब्रिक सम होता है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेज, ऑफ ऑल द चार्जेज, यानी कि जितने भी इस पे इंडिविजुअल चार्जेज है Q1, Q2, Q3 डॉट डॉट Qn, इन सबका अलजेब्रिक सम क्या कहलाता है? एडिटिव प्रॉपर्टी। तो जब आप इसका टोटल चार्ज लिखें, टोटल चार्ज, तो माना कि टोटल चार्ज Q हम लिख रहे हैं डिनोट करने के लिए, तो Q इक्वल टू क्या बनेगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट 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 प्लस Qn। ठीक है, अब देखो यहां से एक बहुत अच्छा बात समझ में आता है कि चार्ज स्केलर है या वेक्टर। तो एक कौन सा सम हो रहा है? सिंपल अलजेब्रिक सम हो रहा है, अलजेब्रिक सम है, वेक्टर सम नहीं है। ठीक है, तो एक क्या कहलाएगा, स्केलर या वेक्टर? स्केलर। चार्ज क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, क्योंकि यहां पे कौन सा समेशन चल रहा है? तो अलजेब्रिक सम है, वेक्टर अलजेब्रा का रूल फॉलो नहीं हुआ है। तो इस प्रॉपर्टी के आधार पे हम कह सकते हैं कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसा क्वांटिटी है भाई? तो चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। ओके, नेक्स्ट देखिए, जो आज हम लोग जो है स्क्रीन पे लगाए भी थे कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में बताने वाला हूं, तब वहां आते हैं हम लोग। अगला प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब ये चीज को अच्छे से समझो। देखो एक यहां पे वर्ड आ रहा है क्वांटा। क्या वर्ड आ रहा है? क्वांटा। क्वांटा से बन रहा है क्वांटाइजेशन। क्वांटा से क्या बन रहा है? क्वांटाइजेशन बन रहा है। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं क्वांटा। तो क्वांटा जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है बंडल। क्या होता है? बंडल या पैकेट। बंडल या पैकेट। मतलब ये प्रॉपर्टी हमको ये समझाना चाह रहा है कि चार्ज जो है वो किसी ना किसी चीज का क्या है? बंडल है या फिर पैकेट है। यानी किसी ऑब्जेक्ट पे जो टोटल चार्ज है वो किसी चीज का बंडल या पैकेट के फॉर्म में है। यानी कि चार्ज किसी चीज का क्या है? बंडल या पैकेट के फॉर्म में है। तो भाई किस चीज का बंडल है या किस चीज का पैकेट है? तो बेसिक चार्ज का। किसका बंडल या पैकेट है? बेसिक चार्ज का। तो देखिए इसका स्टेटमेंट क्या बनता है कि द टोटल चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट is the integral multiple of basic charge। यानी किसी ऑब्जेक्ट पे जो टोटल चार्ज होते हैं वो कैसे मल्टीपल हैं? इंटीग्रल मल्टीपल हैं। किसके इंटीग्रल मल्टीपल हैं? तो बेसिक चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बोलूं कि किसी ऑब्जेक्ट पे टोटल चार्ज Q है, टोटल चार्ज क्या है? Q है, तो Q इक्वल टू प्लस माइनस NE होगा। Q इक्वल टू क्या होगा? प्लस माइनस NE होगा। अब यहां पे देखिए तो Q इक्वल टू क्या है? प्लस माइनस NE। तो यहां पे ये Q क्या है बाबू? एक मिनट, देखिए Q क्या है? तो Q जो है ये हमारा टोटल चार्ज है। क्या है Q? टोटल चार्ज। ये छोटे वाला E क्या है? तो छोटा वाला E को हम लोग बोलेंगे बेसिक चार्ज। क्या बोलेंगे? बेसिक चार्ज। और ये N क्या है? तो N तो भाई हमारा इंटीजर है। क्या है? N इंटीजर। ठीक है, और पॉजिटिव इंटीजर लेंगे 0 1 2 3 4 5।
ठीक है। अभी प्लस माइनस क्या है, ये भी एक मैटर होता है। तो चार्ज कितने टाइप के होते हैं, तो चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। तो उसके लिए क्या आया है, प्लस माइनस। ओके, अब ये जो E है जिसको मैं क्या कह रहा हूं, बेसिक चार्ज, यहां पे मैं लिख ही दिया हूं बेसिक चार्ज। तो ये जो हमारा बेसिक चार्ज हुआ E, इसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। गॉट इट? E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको इलेक्ट्रॉन नहीं समझिए, ये बेसिक चार्ज है। इस E का वैल्यू इतना होता है। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन क्या है, पार्टिकल्स। ये इलेक्ट्रॉन का वैल्यू नहीं है, ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन प्रोटॉन के बराबर है। समझ गए बातों को? तो ये जो है हमारा E हुआ, ठीक है। इस पे मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल करा दे रहा हूं, ठीक है। तो देखिए, एक छोटा सा इसको समझने के लिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है। क्या एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई मान लो कि 1 कूलम चार्ज है। कितना कूलम चार्ज है, 1 कूलम चार्ज है। तो 1 कूलम चार्ज बनाने में, यानी कि वो 1 कूलम चार्ज फॉर्म करने में कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करने पड़ेंगे, या कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, ठीक है। अगर चार्ज 1 कूलम हो तो n का वैल्यू क्या होगा, n क्या है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बी ट्रांसफर्ड। ओके, तो देखिए अभी जस्ट हमने फॉर्मूला क्या देखा, Q इक्वल टू NE। बच्चों n कैलकुलेट करना है तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई E। Q कितना है, तो Q है हमारा 1। E का वैल्यू क्या होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, ये पॉइंट हटेगा तो क्या हो जाएगा 10, ये 10⁻19 ऊपर भेज दे, क्या हो जाएगा 10 के पावर 19, नीचे क्या बच गया 16। एक और जीरो इसे मांग लेते हैं, तो 100 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाई 16, तो 16 का पहाड़ा लगा दो भाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 6 बार में जाएगा, ठीक है। और कितना निकलेगा 4, 4 निकला, 4 निकला 40 हो जाएगा। तो 16 दूना कितना होता है 32, फिर कितना निकला 8, ठीक है। तो 16 पचे 80, तो क्या हो गया ये 6.25 इंटू 10⁻18, ठीक है। तो ये संख्या जो देख रहे हैं बहुत छोटा या बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 10⁻18 है। इट मीन्स कि 1 कूलम चार्ज जो होता है वो बहुत बड़ा चार्ज होता है। 1 कूलम चार्ज क्या होता है, बहुत बड़ा चार्ज होता है। 1 कूलम चार्ज बनाने में इतने इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन करना पड़ेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट इतना इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो -1 कूलम चार्ज हो जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट इतना इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा वो +1 कूलम हो जाएगा। तो इतना इलेक्ट्रॉन को निकालना या किसी के ऊपर होल्ड कराना आसान काम नहीं है। 1 कूलम चार्ज इज अ बिग चार्ज, ये बहुत बड़ा चार्ज होता है। इसलिए चार्ज का जो यूनिट चलता है वो माइक्रो कूलम और पिको कूलम में चलता है। अदर यूनिट्स के तौर पे आप इसको लिख सकते हो अंडरस्टैंडिंग के लिए कि 1 माइक्रो कूलम दैट इज 10⁻⁻6 कूलम, या 1 पिको कूलम इक्वल टू 10⁻⁻12 कूलम। इस प्रकार का ही हम लोग आगे के न्यूमेरिकल्स वगैरह में देखेंगे कि डेटा आएगा, ठीक है। तो ये हमारा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब अगला टॉपिक पे आते हैं, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज। हाँ बच्चों, तो अब जो है चार्ज का अंतिम प्रॉपर्टी जो है, तीसरा प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज। तो ये हमारा रहा प्रॉपर्टी नंबर 3, जो कि है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज। तो एक हम लोग जो है जूनियर क्लासेस में ये है, 9th में होता है, 11th में भी था, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बिल्कुल उसी प्रकार का एक और प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
तो इसके बारे में बात करते हैं तो एकदम सिंपल सी बात कहता है, जैसे कि आपका एनर्जी वाला था, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन में क्या पढ़ते हैं हम लोग, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब क्या होता है कि जो एनर्जी है, एनर्जी वो न तो उत्पन्न होता है और न ही उसका अंत होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से न तो चार्ज का जन्म होता है न ही चार्ज की मृत्यु होती है, ठीक है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण बोले थे, ठीक है, कि आत्मा अजर अमर है, उसी प्रकार से चार्ज भी क्या है, अजर अमर है। न तो चार्ज का जन्म होता है न ही चार्ज का मृत्यु होता है। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज neither be created, charge neither be created nor be destroyed, ठीक है भाई। किसी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज जो है वो क्या होता है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो होगा क्या, it can only be transferred from one body to another body, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है कि कैसा सिस्टम चाहिए, आइसोलेटेड सिस्टम चाहिए, ठीक है। तो किसी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए क्या होता है कि चार्ज जो है वो कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ, दैट इज चार्ज इज कंजर्व, चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। किसमें भाई, तो आइसोलेटेड सिस्टम में। चार्ज का क्या होता है, तो चार्ज का सिर्फ और सिर्फ जो है, चार्ज एक बॉडी से निकल के दूसरे बॉडी पे चले जाते हैं। चार्ज का जन्म नहीं होता है, चार्ज की मृत्यु नहीं होती है। बात को समझिएगा, जैसे ये दोनों हाथ है, मैं इन दोनों हाथ को आपस में ऐसे रब करूं, तो रब करने से क्या हो रहा है कि एक हाथ से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे पे चला जा रहा है, यानी कि जितना शुरू में चार्ज था उतना ही हमेशा रहता है, ठीक है। एक बॉडी से चार्ज निकल के दूसरे बॉडी पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, ट्रांसफर्ड होता है, चार्ज कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये आपका था 3 प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। और क्या हो गया, लास्ट वन इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो ये तीनों प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर लिए। फिर एक थोड़ा सा कंपैरिजन चलता है मास में और चार्ज में। किसमें चलता है, मास और चार्ज में। तो क्या है कि जब हम लोग क्लासिकल फिजिक्स की बात करते हैं, क्लासिकल फिजिक्स की बात करें, मैकेनिक्स की बात करते हैं, तो वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, एक चौथा प्रॉपर्टी समझ लीजिए चार्ज का, ठीक है। तो वहां पे हम लोग क्या डिस्कस करते हैं कि मास जो है, मास कांस्टेंट होता है। मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। और बट क्या है कि जब हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में जाएंगे, क्लास 12 में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो मॉडर्न फिजिक्स में जब हम लोग चलेंगे, फोटोन वगैरह जब पढ़ने लगेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स आ जाएगा, तो मालूम चलता है कि भाई मास वेरिएबल होता है। किसके साथ वेरिएबल होता है, तो स्पीड के साथ, ऑब्जेक्ट के स्पीड के साथ मास क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। बट चार्ज जो है वो किसी भी चीज के साथ चेंज नहीं होता है। तो बोला जाता है कि मास वेरिएंट होते हैं, ठीक है, यानी कि मास वेरिएबल हो सकता है ऑब्जेक्ट का, बट चार्ज वेरिएबल नहीं होता है। याद रखेंगे हम लोग। तो मास जो है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज विद द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो मास है वो स्पीड के साथ क्या हो सकता है,
चेंज हो सकता है, बट चार्ज कभी भी चेंज नहीं होता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि ये जो मास है भैया वो स्पीड पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? स्पीड पे। तो एक फॉर्मूला आता है कि m इक्वल टू एम नॉट बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, इस बात को समझ लीजिए। तो यहाँ पे क्या है कि एम नॉट जो है इसको बोलते हैं रेस्ट मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये फोटोन वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, तो रिपीट होगा फोटोन के केस में। ठीक है, और एम क्या है? तो एम आपका मास है। ठीक है, मास है v के साथ जो आएगा, करंट मास। v क्या है? तो v होगा स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, और c तो जान ही रहे हैं आप, स्पीड ऑफ क्या होता है? लाइट इन वैक्यूम। इसमें होगा वैक्यूम में, जिसका वैल्यू कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट क्या ऐसा कोई कहानी चार्ज के साथ है? नहीं। तो ऐसी कोई कहानी चार्ज के साथ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ किसके साथ है? तो मास के साथ है। तो चार्ज के केस में क्या होगा कि चार्ज डज नॉट चेंज, चार्ज डज नॉट चेंज विद द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, विद द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे जितना कूलम चार्ज है उतना ही रहेगा, वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास हम लोग का इतना ही तक था, जिसमें हम लोगों ने मुख्य रूप से क्या डिस्कस किया? तो चार्ज के प्रॉपर्टीज के बारे में हमने डिस्कशन किया। ठीक है, थोड़ा सा मैं रिकैप कर दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी बोल दे रहा हूँ कौन कौन सा प्रॉपर्टी होता है चार्ज में। तो फर्स्ट वन इज एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। मेन मैं बात बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज से हमने क्या सीखा कि चार्ज स्केलर है या वेक्टर? तो चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। सेकेंड वन इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमने क्या सीखा कि चार्ज क्वांटाइज्ड होते हैं, मतलब बंडल और पैकेट के फॉर्म में होते हैं। किसके बंडल और पैकेट होते हैं? बेसिक चार्ज के। और ये इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं। कौन से मल्टीपल होते हैं? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज। नेक्स्ट वन इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी कि चार्ज का न तो मृत्यु होता है, नहीं चार्ज का जन्म होता है। चार्ज कांस्टेंट होता है किसी भी सिस्टम के लिए। ठीक है, और फिर हमने लास्ट में ये तुलना किया मास का और किसका? चार्ज का, कि भाई मास जो है वो स्पीड के साथ बदल सकता है, चेंज हो सकता है, लेकिन चार्ज स्पीड के साथ बदल नहीं सकता है। ध्यान दीजिएगा कि एक कब आएगा? जब ये भी आप जो है भी किसको अप्रोच करेगा? स्पीड ऑफ लाइट को। जितना ज़्यादा भी होगा तब जाके हमारा मास जो है वो वैरी करेगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगर आप लोग ऑफलाइन में हम लोगों से पढ़ना चाहते हैं तो हम लोग का जो इंस्टीट्यूट है वो डाल्टनगंज में है। ठीक है, वो आप देखे होंगे। अगर आप हमारे लोकेलिटी में रहते हैं तो आप हमसे ऑफलाइन में आके पढ़ सकते हैं। वैसे आपको यूट्यूब पे जो हमारी पूरी टीम है वो आपका 12th का, 11th का, 9th का और 10th का पूरा कोर्स जो है यूट्यूब पे कवर करेगी। ओके बच्चों, थैंक यू।